between 2009 and 2021. However, since 1986, Asian elephants have been declared endangered in the Red Data Book by IUCN. Mr. Nilesh, do you have any other supplementary? No, ma'am. Any other supplementary? Yes, Miss Mahi, please. Madam, I just want to know from the Minister of Environment, Forest and Climate Change that what corrective measures have been taken by the government in this regard. Yes, the State Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित साथी को जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी सरकार के द्वारा हाथियों को ऊंचे दर्जे की विधिक एवं कानूनी सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है और भी कई विधानात्मक उपाय किए गए हैं। हमने आसाम सरकार के सहयोग से सिविल एवं पुलिस प्रशासन, प्रखंड विकास अधिकारी, वन्य जीवन संरक्षण मंडलीय वन अधिकारी, ग्राम सुरक्षा समिति, गैर सरकारी संगठन और स्कूल व कॉलेज के शिक्षक छात्रों को शामिल करके समन्वय समिति का गठन किया है। हाथियों को और भी बेहतर सुरक्षा प्रदान करने हेतु अति आरक्षित क्षेत्र उसमें हाथियों के महत्वपूर्ण निवास स्थलों को सूचीबद्ध करने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। आज तक 14 प्रमुख राज्यों में कुल 29 हाथी आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। No more supplementary, please. Now, question number 103, Miss Priyanka, please. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ की एक छोटे से गांव की किसान की बेटी हूँ। लोकतंत्र में जनता की वोटों की शक्ति ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी ये कर्तव्य है कि मैं इस संस्थान में खड़े होकर प्रश्न कर सकूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, छूतपान में सरकार ने हमारे गांव में बांध बनाया, जिस कारण हमें अपना बोरिया बिस्तर समेट कर दूसरी जगह बसना पड़ा। वहाँ न ढंग की जगह, न ही पानी और तो और मुझे अपना बचपन में स्कूल। सांसद महोदय, यह प्रश्न काल है। आपका दुख दर्द हम कभी और सुन लेंगे। आप सीधा प्रश्न कराइए। क्षमा कीजिए, मैं अपनी भावनाओं में बह गई थी। क्या करें मैडम जी, अपनी मिट्टी को छोड़ने का तो बहुत होता है। देश में खनन कार्यों के कारण बेघर होने वाले परिवारों के पुनर्वास, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? क्या सरकार इस बात से इत्तेफाक रखती है कि छत्तीसगढ़ के राज्यों में कोयला खनन से विस्थापित लोगों ने उनके लिए समय मांगा था तथा यह भी मांग की थी कि उन लोगों को रोजगार दिया जाए? यदि हाँ, तो सरकार के ऊपर हेतु क्या कदम उठाए गए? Yes, the Minister of Mines, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज रियायत संशोधन अधिनियम 2021 को खान और खनिज विकास और विनियमन MMDR अधिनियम 1957 की धारा 13 और इसके संबंधित उद्देश्यों के तहत खनिज रियायत प्रदान करने की विधि को विनियमित करने के लिए किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मैं बताना चाहती हूँ कि राज्य में लौह अयस्क खनन हेतु ना तो कोई निजी भूमि अधिग्रहित की गई है और ना ही कोई परिवार स्थापित किया गया है। संबंधित सरकार ने यह भी बताया है कि 2023 तक भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजे के निर्धारण से संबंधित सभी मामलों पर कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 के अनुसार कार्यवाही की गई है। No more supplementary, please. Now, question number 104, Mr. Arush, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, बढ़ती जनसंख्या और तेजी से घटते संसाधनों के संबंध में नवीनीकृत संसाधनों का महत्व बढ़ चुका है। ऐसे में सिर्फ वही देश विकास के शिखर को छू सकता है जो भविष्य के संसाधनों का सही उपयोग करेगा। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि देश में ऐसे कई बड़े क्षेत्र हैं जिनमें पवन और सौर ऊर्जा दोनों का दोहन किए जाने की बहुत अधिक संभावना है, और यदि हाँ, तो खनन तक संबंधी ब्यौरा क्या है? मेरा एक और सवाल है महोदया कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं देश में सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्या नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे? Yes, the concerned minister, please. Honorable Speaker, Madam, I am pleased to answer
that India's solar energy production has increased significantly in recent years. The data depicts a remarkable achievement. As of June 2024, India's installed solar energy capacity was 85.47 gigawatts, which is 30 times more than it was 9 years ago. As of 30th June 2023, India produced around 82.1 terawatt hours of electricity from wind energy. India's wind capacity target for 2030 is 170 gigawatts. State-wise details of the solar and wind energy potentials in the country are presented in Annex. The major steps taken by the government to augment the solar and wind power capacities in the country are as follows. First, the government of India had launched the Surya Ghar PM Mukti Yojana to facilitate installation of rooftop solar panels. This would enable 1 crore households to get free electricity up to 300 units per month. We also issued National Wind Solar Hybrid Policy on 14th May 2018. Second, notification of National Offshore Wind Energy Policy on 1st October 2015. Third, India secured fourth position globally in renewable energy installed capacity, fourth position in wind power capacity, and fifth position in solar power capacity as of 2023. And this is my final answer to the opposition. No more supplementary, please. And now the question hour is over. Madam, one of the most serious matters is related to the breach of privilege. It has been committed by the newspaper of Capital News Delhi, Indian Times. Yes, I repeat, Indian Times. The article of this newspaper used derogatory and insignificant language against the member of parliament. The article of this newspaper used derogatory and insignificant language against the member of parliament. I think that the House should take strict action and act of regard to upholding the dignity and sanctity of a public position. Honorable member, have you given a notice of it earlier? Yes, ma'am, I have submitted the evidence of this at 8 a.m. this morning. It will be considered, it will be examined. It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. Now, papers to be laid on the table. Secretary General to lay the papers on the table. The Honorable Minister of Law and Justice to lay the papers on the table. Honorable Speaker, Madam, I beg to lay on a table a copy of each following notification under the subsection of Section 13 of the Prohibition Act against the Child Trafficking and Slave Trade. Secretary General to repeat the message from the upper chamber of the Youth Parliament. Ma'am, I have to repeat the message from the upper chamber of the youth. Ma'am, I have to repeat the following message received from the Secretary of the upper chamber of 35th Youth Parliament session. In accordance with the provision of the Rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the upper chamber, and directed to inform that the chamber as its sitting held on 2nd February 2025 agreed without any amendment. Secretary to lay on the table a copy of bill as passed by the upper chamber. Yes, ma'am. I lay on the table a copy of the business.
I have to make an announcement on my own behalf of the honorable members of the House. I have a great pleasure in extending our warm welcome to this Excellency, Chief Secretary of England and Chief Advisor of England Queen. They arrived at Delhi on 1st February and now they are seated in the special box. The House wishes them a very happy and a fruitful stay in our country. And now let us take up calling attention motion. I request to call attention for the Minister of Education. Miss Lucky, please. Honorable Speaker Madam, we speak with a heavy heart and a lot of pain in our eyes. We and my fellow members are stand before you to call the attention of the Minister of Education towards the number of students failing in class 9 in central schools, central KVs and in state government schools. The result is getting down year by year. We want to know the actions taken by the government to improve the quality of education in this regard. Yes, the Minister of Education, please. Yes, I agree. In CBSE, every year the result of class 9 is going down. There are several reasons behind it, but we are the achiever in both classes among all private CBSE schools. The main reason of bad result is no detention policy. In this regard, we have taken some steps. Now I will share some steps with you. With state government and central government are planning to remove the no detention policy for class 5 and 8. In all 1,244 KVs of our country, we have initiated back to basic program, which increase the learning capacity of students. Miss Lucky, please. माननीय महोदय, 35% युवा आबादी वाले भारत में छात्र आने वाले भविष्य का आधार है और लगातार गिरता परीक्षा परिणाम एक अनिश्चित भविष्य की ओर इशारा करता है। शिक्षा मंत्री जी का कहना कि वह बोर्ड कक्षा के परिणामों में अव्वल है, यह और कुछ नहीं, बस उनकी सरकार की नीतिगत असफलता को छिपाना है। मानवर अपनी पीठ थपथपाने के बजाय आपको शिक्षा के विषय में सुधार के विषय में सोचना चाहिए। धन्यवाद। मिस अक्षरा प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, इन सभी तथ्यों से अलग मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान एक अलग परंतु इस बहस से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहूंगी। कुछ निजी संस्थानों की साठगांठ के चलते बीएड जैसे पाठ्यक्रमों के सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। बीएड जैसे विषय शिक्षक बनने का साधन मात्र बनकर रह गए हैं। दूसरी बात, जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि भारत में अनुपातिक दृष्टिकोण से शिक्षकों की संख्या कम है, उनकी अपनी शिक्षक तकनीकी खामियां आदि सभी को सरकार द्वारा गंभीरता से दूर करने के उपायों पर विचार करना चाहिए। Minister of Education, please. Honorable Speaker Madam, yes, I agree we have numerical deficiency of teachers in KV and JNVs. In this regard, CBSE conducts selection examination of teachers. In 2022, 6,990 posts and in 2023, 13,404 posts have been filled through direct recruitment to enhance the quality of education. Now let us take up legislative business. Honorable Minister of Labour, please. Madam, I beg for a leave to introduce the bill, further the Employment of Children Bill 1985. Now the question is that leave be granted to introduce the bill, the Employment of Children Bill 1985.
Those who are in favor of it will say ayes. Those who are against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted. I introduce the bill. This bill will be considered in the next session of the Parliament. Now, the House will take up consideration of the Representation of the People Bill 2022. Minister of Law and Justice, please. Honorable Speaker, Madam, I beg to move that the bill is further amended of the Representation for People Act 1950 and the Representation for the People Act 1951 to be taken in consideration. Ma'am, it is very simple bill. NRIs always used to complain that they are not getting opportunity to vote in election. NRI are separate in a various parts of the world. They are in love for India and they are equally interested in democratic politics of country and they wanted to participate in it. NRI means citizens of India who we only give them a right to vote by a proxy. This is a very simple amendment that we are making in the rules. You are aware the military person can vote by the postal bullets. There have been many concerns like the concerns of migrant workers. Now, the position is that he is to be registered in the voter list. The NRI need not come to vote. They are allowed to vote by a proxy in a company law and other from USA, UK and Russia to vote. It is a good for a country and also good for the NRI. This is my initial observation on this bill. महोदया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के सभी सदस्य दलगत भावना से उठकर इस ऐतिहासिक बिल को अपना समर्थन करेंगे और इस बिल द्वारा विश्व के सारे अप्रवासी भारतीय हमारे अपने देश के निवासियों के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सहभागिता का अवसर मिलेगा। इस संशोधन बिल 2024 को रूपरेखा आपके समक्ष आपके मूल ज्ञान के लिए समर्पित। Yes, Miss Afridi, please. Honorable Speaker, Madam, I raise my hand to support this bill introduced by Minister of Law and Justice. I want to thank the Minister of Law and Justice. It is a very important bill. This is very close to my heart, especially because I was also an NRI for the first half of my life. I lived in USA for 25 years, but as I was not an American citizen, I was not able to participate in the political process there, and I was not able to participate in India either. So, for 25 years, I felt like I was not a part of any country, as I was living in one country and a citizen of another. So, this is a very important bill to me and people like me who live abroad and remain citizen of India. They may be settled abroad, but their heart always remains with India. जब हम इस सदन में बैठकर काम करते हैं तो ये विधायिका का कार्य होता है और हमें यहाँ आने का अधिकार लोगों के मतदान से मिलता है, उस मतदाता के मत से मिलता है। With these few words, I support this bill and I encourage the minister for taking this step for our NRI brothers and sisters. Yes, Mr. Shaw, please. Honorable Speaker, ma'am, I rise to oppose this bill. This bill has many loopholes. The NRIs couldn't use their right. It was not practical and affordable for them to make an exclusive visit to India at the time of election. Now the government has sought to solve this problem by allowing the NRIs to cast their vote through proxy. Now the fact is that this facility could be misused. For example, I can live in Dubai with my family, and if I appoint my relative or a distant friend, then what will be the guarantee that he or she will vote as per my choice? The political parties will schedule them and get votes for their candidate unless some other technique or mechanism is used that he will vote as per my choice. The government should not use this and introduce online voting. Aadhaar card, which serves as a single identification, is now mandatory for all resident Indians. If the NRIs are brought under this, they will be able to vote online sitting anywhere around the world. The proxy voting might affect the free and fair polls and it's against the spirit of democracy. Yes, Ms. Kritika, please. Honorable Speaker, ma'am, I raise to support this bill. When we use the word non-residential Indian, it means they are Indian. They are attached with their motherland India. They pay taxes, they contribute to our nation in national calamity.
They support our sports team when our team goes on foreign tour. Then why can't they participate in our democracy through proxy voting right? मुझे लगता है कि मेरे जो भारतीय साथी अलग अलग देशों में निवासरत हैं, उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। हमारे विधि एवं न्याय मंत्री जी ने बड़ी ही तर्कसंगत बात इस बिल के माध्यम से रखी है, क्योंकि वह दूर देशों में रहकर भी भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र से जुड़े रह सकते हैं। Yes, Miss Soha, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, पहली बात कि हमारा संविधान कहता है एक व्यक्ति एक वोट। जब भारत में हम वोट करते हैं तो हमारी उंगली पर एक मार्क लगाया जाता है। यदि किसी को एक से ज्यादा प्रॉक्सी वोट का अधिकार मिले तो उसकी उंगली पर कितने मार्क लगाए जाएंगे और इसे मॉनिटर करने का तरीका क्या होगा? माननीय, मैं तकनीकी रूप से बताना चाहती हूँ कि हम जिन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 का उल्लंघन करने जा रहे हैं, ये मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के बारे में कहता है। जब हम अपने पति, पत्नी, रिश्तेदारों और मित्रों को बता देंगे कि मुझे वोट कैसे करना है, तो सेक्रेसी या गुप्त मतदान कैसे? ये चुनाव संचालन 1941 की धारा 39 का भी उल्लंघन करता है। इसलिए महोदया, इतने सारे प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं। जब तक माननीय मंत्री संतोषजनक उत्तर नहीं देते, मैं विधेयक का पुरजोर विरोध करूँ। धन्यवाद। Yes, Mr. Rajat, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद कि आपने मुझे इस बहस में सहभागी बनने का अवसर प्रदान किया। मैं समझता हूँ कि यह कोई साधारण बिल नहीं है। यह माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बिल है। यह भी उतना ही सच है जैसे विदेशों में रहने वाले भारतीय वर्षों से वहां पर रहने के बावजूद भी अपने देश से रिश्ता जुड़ा हुआ है। आज सरकार का यह प्रावधान उन लोगों को भारत से और मजबूत से जोड़े रखने का कार्य करेगा। Honorable Opposition Leader, please. Honorable Speaker, Madam, the government is thinking about the interest of well-to-do NRIs because it has been happened that those voters may come, but on the other hand, the market people for whom the government is shedding crocodile tears would not be allowed to cast a proxy vote. So, it is not possible to make foolproof at all. The email system is not foolproof, with so much cyber fraud is being committed. The government should think twice or more time before they think to implement the provisions of this bill. The voting in our country is done in secret, as our party colleagues use the word secrecy. Will your vote remain secret as your appoint your proxy? One more thing. The meaning of word proxy, bogus, fake or false. Its true meaning should be clear. The process of appointing proxy should be clear. Sometimes people are paid money or given gift to buy voters. It would be happen with a proxy appointment by NRI people. How will the election commission monitor it? If somebody is giving money to voters in Dubai or America, what will the election commission do? The NRI who are unskilled labor may be called by the job provided to cast their vote to particular parties. Will this encourage fair and free election in democracy? Madam Speaker, my last but not least is that it is easy to campaign from anywhere from the big and national parties. But what about the regional parties? How would they manage? The voters living abroad, so this bill violates Article number 14, right to equal opportunity and equal protection. If the answer are left without any satisfaction, Madam Speaker, the government should not take any hasty steps which may prove fatal in future or for which we may have to repent. So, it is my duty as a leader of opposition to save the spirit of democracy. So, I and my fellow members strongly oppose this bill. Honorable Prime Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने आदरणीय मंत्री द्वारा रखे गए संशोधक विधेयक को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है।
भारत के बारे में सोचता है तो वह एक ऐसे देश के बारे में सोचता है जिसकी आबादी 140 करोड़ है और यह एक लोकतंत्र है। अगर पूरे विश्व पर नजर डाली जाए तो विश्व भर में 7 अरब की आबादी है। चीन और भारत को मिलाकर यह आबादी 3 अरब की होती है। इसका मतलब यह है धरती पर चलने वाला हर दूसरा व्यक्ति या तो भारतीय है या फिर चीनी, और ये हमारी उपस्थिति है। चीन में लोकतंत्र की चर्चा नहीं होती और भारत में लोकतंत्र और अधिकारों की चर्चा की जाती है। वर्ष 2024 में 642 करोड़ मतदाताओं के साथ केंद्रीय चुनाव आयोग ने विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक निर्वाचन को सफलतापूर्वक पूर्ण कराया। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, जहां से मैं स्वयं सदन में आई हूं, 22.8 करोड़ की आबादी है और यह जनसंख्या विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े रूस से भी कहीं ज्यादा अधिक है। अगर आज उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश होता तो विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश होता। माननीय महोदया, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो 2.5 करोड़ के बराबर है वह भारत से बाहर रहता है और हमारी सरकार ने उन्हें वोट देने के अधिकार की बात की है। हम जब भी कोई फैसला इस सदन में बैठ के लेते हैं तो वह फैसला बहुत बड़ा होता है, विश्व के 100 देशों से भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है और इसी कारण आज पूरी दुनिया हमारे सदन, हमारी संसद और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की तरफ देख रही है। अधिकार, अगर मैं बात करूं उन लोगों के अधिकार की, तो अधिकार तो उन लोगों पर पहले भी था पर उन्हें भारत आना पड़ता था और इसलिए हमारी सरकार चाहती है कि वे भारत आए बगैर ही अपना कीमती वोट दे सकें। यह एक क्रांतिकारी निर्णय है। सोचिए विदेशों में आज कितना हर्ष और उल्लास होता। तो ऐसे भारतीय भी हैं जो 30 सालों से अमेरिका में रहते हैं पर उनका दिल आज भी हिंदुस्तानी है, वे आज भी भारतीय ही हैं। जब वे यहाँ आते हैं तो उन्हें वीजा की मांग करनी पड़ती है, घंटों घंटों लाइनों में लगा होता है, सिर्फ अपने लोकतंत्र की ताकत के लिए, अपने देश की पहचान के लिए। हमारी सरकार यही चाहती है कि हमारे लोकतंत्र की ताकत बनी रहे। सरकार का ये निर्णय पूरी दुनिया में बहुत बदलाव लेकर आएगा और इसलिए हम बता देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में भारतीयों की उपस्थिति है और इसलिए ये निर्णय बहुत जरूरी है। हम अपने उन भारतीयों को इस निर्णय के माध्यम से एक नई ताकत देना चाहते हैं ताकि वे दूर रहकर भी हिंदुस्तानी ही रहें, उनका, उनके परिवार का और उनके पूर्वजों का जुड़ाव भारत से है। यह उन सभी भारतीयों के लिए खुशी की बात है। धन्यवाद। Now, the question is that the representation of the people bill 2025 to provide proxy to the NRIs throughout the world be taken for consideration. Those who are in favor of it will say ayes. Those who are against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now, the question is that clause 2 to 10 part of this bill. Those who are in favor of it will say ayes. Those who are against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted, the bill is passed. The House is adjourned. Jai Hind, Jai Bharat. सबको नमस्कार।